नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान समिति के संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने पत्रकारों से खुलकर बात की और उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए। नरेंद्र सिंह जी तोमर ने आज फिर से दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनेगी, लेकिन उनसे अनेक बार पूछा गया, कई पत्रकारों ने पूछा कि सरकार तो बन जाएगी लेकिन मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो मेरे बस में नहीं है उसका जवाब नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री का जो निर्णय है वो पार्टी सामूहिक निर्णय करेगी, बाद में निर्णय करेगी, लेकिन फिलहाल उनका टारगेट मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का है। हम आपको सुनवाते हैं। आज नरेंद्र सिंह जी तोमर ने पहले पत्रकार वार्ता में अपनी बात कही, फिर उन्होंने पत्रकारों के सीधे और तीखे सवालों का जिस तरह जवाब दिया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए नरेंद्र सिंह जी तोमर ने आज किस तरह पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी और अपना पक्ष रखा। अब हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव प्रबंध समिति के हमारे सम्मानित संयोजक हैं। आज मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आगामी बातचीत आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आज मीडिया के मित्रों के साथ वो करेंगे। मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को आपसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आज इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रमुख, राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मीडिया के इंचार्ज आदरणीय आशीष जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रगण और उपस्थित सज्जन। और मेरी इच्छा थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लंबे कालखंड तक पूरे राज्य में बात करके इस योजना को मूर्त रूप दिया है और इसको प्रदेश अध्यक्ष जी सबके सामने रखे, लेकिन काफी लंबा समय व्यतीत हो गया था, तो मैंने अध्यक्ष जी को अनुरोध किया कि थोड़ा हम लोगों को सभी पत्रकार मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि कुछ लंबा समय तक मिलके पुरानी बातों को भी और ताजा किया जा सके और अनौपचारिक रूप से मिलने जुलने का अवसर मिले। इसलिए आप सबको तकलीफ दी है। चुनाव की बेला है और चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। आप सब जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यकर्ता महाकुंभ के बरसों बरस से साक्षी रहे हैं। इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए, इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में
बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आगे के कार्यक्रम आप सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। विकास की दृष्टि से भी देखेंगे तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अधोसंरचना विकास का मामला हो, इस दिशा में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं, जिनका परिणाम आज परिलक्षित होता है। कृषि के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो एक समय था जब खेती की बात चलती थी तो पंजाब और हरियाणा का ही नाम आता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा सिंचाई की बढ़ती उपलब्धता, सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्तता और किसानों का परिश्रम, कृषि जैसी नीतियां, इनने मध्य प्रदेश में खेती को काफी अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है और अब देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो किसान कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलता है। यह मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। गरीब कल्याण की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके बेटा बेटी भी ठीक प्रकार से अच्छी तालीम प्राप्त कर सके, उसको अच्छा वातावरण मिल सके, उसको रहने को घर मिल सके, उसका जीवन जीना भी सुगम हो सके। इस दृष्टि से अनेक योजनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाडली बहना का जो कार्यक्रम है वह भी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। आमतौर पर रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती समाज के सामने हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए जहां तक रोजगार संभव हो सकता है वहां शासकीय रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखो कमाओ योजना भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। व्यक्ति स्किल्ड भी हो और 8,000 रुपये महीना उसको स्टाइपेंड भी मिले, यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये कार्यक्रम आने वाले कल में बड़ा योगदान करने वाला है। तो भाजपा सरकार ने सर्वांगीण विकास की सोच पर काम किया है और इसलिए आज देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से आम जन के लिए गर्व और गौरव का विषय है।
जहां तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है। इसे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी चुनाव सामने है, तो चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से आलोचना करना एक पक्ष है, लेकिन जब आप सरकार में रहे तो उस सरकार की उपलब्धियां बताना यह भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, और राजनीति को हल्का करने का प्रयास लगातार होता है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं इस अवसर पर आप सब के माध्यम से और आप सब को भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का हुआ है, वह लोगों तक पहुंचे, और जहां तक पहुंचा है उस सब जनता जनार्दन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगले बार भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, और आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा, उस दौर में मध्य प्रदेश भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसकी तैयारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने की है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विजन तैयार किया है, सरकार ने भी अपना विजन तैयार किया है, और हम उस पर चलेंगे तो मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। मुझे आप सबके मध्य इतना ही कहना था। कुछ आपके सवाल होंगे तो जरूर मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और उसके पश्चात हम सब लोग भोजन करेंगे और अनौपचारिक बातचीत करेंगे। तो एक प्रश्न हो तो फिर जवाब दिया जाना भी ठीक होता है, लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला राजेश भाई ने पढ़ी थी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पहला उद्देश्य यही है, दूसरी बात उसके बाद शुरू होती है। तो सामूहिक नेतृत्व में श्रेष्ठता तो शिवराज जी को ही है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इन सब यात्राओं में वो लगभग आधा दिन हर यात्रा में रहेंगे। इस यात्रा के माध्यम से कोशिश ये है, वैसे 3 महीने लगते हैं पूरी यात्रा, फिर भी राज्य पूरा नहीं होता, और यह 18 दिन में 92 दिन की यात्रा पूरी होगी। हर दिन शिवराज सिंह जी भी इस यात्रा में रहेंगे, और बाकी जो प्रदेश के नेता हैं उन सब लोगों का भी समावेश इस यात्रा में होगा। दूसरा, जब यात्रा होगी तो निश्चित रूप से यात्रा में हमारी उपलब्धियां भी लोगों के पास जाएंगी, और यात्रा में कांग्रेस के घोटालों को भी लोगों के समक्ष रखा जाएगा। सर, आपने बोला कि शिवराज जी होनी चाहिए। सर, मेरा सवाल दंडोतिया जी, मेरा आग्रह रहेगा कि प्रति प्रश्न की जगह से 3 प्रश्न जी। नवीन जी कुछ बोल रहे। एक ही स्थान पर अनेक लोग हैं जो चुनाव लड़ने की पात्रता और क्षमता रखते हैं,
लेकिन चयन एक ही तरफ ही जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी चयन किए 39 सीटों पर और आगे भी चयन होगा, और हम सब लोग मिलकर अगर कोई परिस्थिति खड़ी होगी तो उसको नियंत्रण में करने में सफल होंगे। सर मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव सिर्फ इसी पे होगा या आपकी तरफ से कांग्रेस जैसे आपकी पार्टी कई बार कहती है कि जो रेती बांटने का जो कल्चर है ठीक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी यह आवश्यक समझती है कि गरीब के जीवन में, दलित के जीवन में, महिला के जीवन में सक्षमता आनी चाहिए, और उसकी क्षमता वृद्धि के लिए, जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए यदि सरकार को सहायता करनी है तो सरकार को सहायता करनी चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव के बीच में जाती है, और इस बार का यह चुनाव भी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही स्थिर रहेगा। हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में जब भारत विकसित भारत बने उस समय भारत में मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बने, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मित्र भी हम पार्टी के नेता जी। आपका जमीनी आंकड़े बहुत अच्छा माना जाता है। मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है कौन ज्यादा विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से लोकप्रिय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री शिवराज? नितिन जी, थोड़ा सा कुछ चीजें अकेले के लिए भी छोड़ दिया। क्या मैं सर पुरोहित जी दोबारा स्पष्ट करूं? मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि इस बार डबल इंजन की सरकार है। पहले हमेशा अध्यक्ष पर ही दारोमदार रहता था ज्यादातर समय, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार पुरोहित जी आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो कि पिछले बार भी अध्यक्ष थे और हम भी थे, इस बार भी अध्यक्ष हैं और हम भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक शासकीय योजनाओं का सवाल है तो आप सब इस बात के साक्षी हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में और नगरीय निकाय की संस्थाओं में 50% बहनों को आरक्षण देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने की व्यवस्था की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पहल की। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिस दल की मंडल की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसमें 33% महिलाओं को पद आरक्षित होते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है, आप आइए, जरूर काम करने का अवसर मिलेगा। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को कार्यकर्ता के दम पर पहले भी करते रहे और आगे भी करें। तोमर साहब सुजन भाई आरोपी बजट बिना माइक के आपकी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी। जी 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 देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के सभी क्षेत्रों का और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक दल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश भर की जनता जनार्दन को
सब लोगों ने मिलकर कोरोना महामारी से न सिर्फ निकलने में वो लोग सफल हुए, भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। ये हम ही नहीं, सारी दुनिया इस बात को भलीभांति जानती है। तोमर साहब, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिला था, लेकिन 5-7 सीटें हमारी कम रह गई थी। इस बार हम उन सीटों को भी और सभी सीटों को अतिरिक्त गौर से देख रहे हैं। इस बार ऐसी परिस्थिति खड़ी नहीं होने देंगे, पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। तोमर साहब, आप भाजपा, तोमर साहब, तोमर साहब, शिवराज सिंह जी आज भी मुख्यमंत्री हैं। तोमर साहब, इसी से जुड़ा सवाल है। नरेंद्र सिंह जी, जरा हमारी बात सुन लीजिए इधर से। आप 2003 में दूल्हा लेके निकले थे, 8 में दूल्हा लेके निकले थे, 13 में दूल्हा लेके निकले थे, 18 में दूल्हा लेके निकले थे। 2023 में आप बिना दूल्हे की बारात लेके क्यों चल रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? आप दूल्हे का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या होता है कि कुछ चीजें मुझे तय करना होती हैं, कुछ चीजें अध्यक्ष ने तय करना होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सामूहिक रूप से पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। अब आप मुझसे जवाब चाहते हो, तो जब तक कोई चीज तय नहीं होती है तब तक कोई भी चीज बोलना उचित नहीं होता है। लेकिन आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। देखिए, टिकट भी महिलाओं को ज्यादा दिए जाए। अरे मेरी बात सुनो ना, चुनाव में 35% दे, उनको 65% भी मिले तो इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव में टिकट उसी को दिया जाता है जो क्षेत्र में जीत को सुनिश्चित कर सकता हो। तोमर साहब, तोमर साहब, एक सवाल ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीवंत राजनीतिक दल है और ये मनुष्यों का दल है, कार्यकर्ता आधारित दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां पर एक से अधिक लोग होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर काम करती है। और आपने अनुभव किया होगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसकी हर योजना का लाभ सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है। जहां तक किसी क्षेत्र से टिकट देना नहीं देना, ये उस क्षेत्र की परिस्थिति पर निर्भर करता है। पिछले बार हम लोगों ने आरिफ बेग साहब को टिकट दिया ही था। सर, मेरा सवाल ये है, और जनता के पास जाने के लिए यात्रा है, तो आप ये मान के चलो कि इसमें लाखों लोगों को एड्रेस किया जाएगा, उनसे आशीर्वाद दिया जाएगा और उनको 25 तारीख के महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तोमर जी, मेरा एक सवाल, एक सवाल मेरा है। तोमर जी, एक सवाल मेरा है। दरअसल जब प्रश्न आएगा तभी जवाब होगा। आप पहले चंपारण संभाग से आते हैं। तोमर के कारण पार्टी की ताकत बढ़ी है। संजय जी हमारे नेता हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर अभी आपने ये 50 सीट कम कहाँ हुई आपकी? और भी कम होगी इससे। तो सुनील भाई कितने लाए आप बता दो। आप बता दो, आपको कितनी चाहिए? आप तय कर दो, उतना बोलना शुरू करेंगे। चलो भाई, आप बोलो, आप बोलो। और कब मिलेगा? तोमर साहब, दरअसल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो अभी तो दे ही रहे हैं, आगे के लिए योजना बनाएंगे। तोमर साहब, मेरा एक प्रश्न है। तोमर साहब इधर देखिए। हाँ बोलो ना। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बढ़ोतरी का आकलन अभी से व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के बाद जरूर हम इस पर वर्षन देंगे। तोमर साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल वैसा ही रहेगा जैसा नरेंद्र सिंह तोमर का है। तोमर बोलो भाई साहब। मेरा एक प्रश्न है कि पिछली बार
एक मिनट, ये भाई साहब बहुत देर से 2018 में एक मिनट। तो ये 50 तो कम हो ही गए, तो अब क्या नारा रहेगा 2023 में विधानसभा में? अब की बार फिर भाजपा सरकार। बोलो भाई। तोमर साहब पिछली बार जन आशीर्वाद यात्रा में अरे बहुत अच्छे, आप चिंता नहीं करो। अनुराग जी, तोमर जी, मेरा एक सवाल है। एक मिनट, ललित जी बोल रहे हैं कुछ। देखिए, एक सवाल उठा था फ्री बीज के ऊपर, जिसपे आपने जवाब दिया था हमारा कल्याण उद्देश्य है, आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करती है भाजपा। आपने ये भी कहा था कि 2003 में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और अब हम विकसित राज्य हैं, और 1947 के बाद जब 100 साल आएंगे तो भारत विकसित राज्य हो जाएगा। तो ये जो दलित, गरीब, महिलाएं, ये कैटेगरीज कब तक बनी रहेंगी और इन पे चुनाव कब तक लड़े जाएंगे? ललित भाई, वैसे आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक मिनट, मैंने ये कहा था 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। हमने प्रयत्न करके उसको विकासशील राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। 2047 में वो विकसित राज्य की अग्रपांक्ति में खड़ा हो, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार काम कर रही है। जहां तक आपकी चिंता है वो हमारी भी चिंता है, और निश्चित रूप से उस चिंता पर भाजपा की सरकार काम कर रही है। मैं एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अपना मकान नहीं था। मैं 2003 में ग्रामीण विकास मंत्री भी था, तो उस समय केंद्र सरकार की एक योजना थी इंदिरा आवास योजना। उस योजना में एक मकान बनाने के लिए 20,000 रुपये मिलते थे, और एक साल में एक पंचायत में एक मकान हिस्से में आता था। तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि आवासहीनों की संख्या इतनी है, क्या ऐसा भी कोई दिन आएगा जब हिंदुस्तान में हर आवासहीन आदमी को आवास मिल पाएगा। लेकिन कितनी भी दृष्टि दौड़ाओ तो वो दिखता नहीं था। और जब मैं लोकसभा का सदस्य प्रतिपक्ष के रूप में था, तब भी अनुदान मांगों पर बोलते हुए ये कहता था कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हर आवासहीन को आवास मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2024 तक हर आवासहीन को हम आवास उपलब्ध कराएंगे। और इस दृष्टि से एरिया भी बढ़ाया, राशि भी बढ़ाई, और आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध हो रहा है, शहरी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो रहा है। एक लक्ष्यावधि के भीतर इसको जीरो करना है, और बहुत सारी चीज़ों में हम जीरो कर भी सकें। और उसी का परिणाम है कि देश में अगर हम देखेंगे तो 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, और मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो 1,36 लाख लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। ये गरीबी समाप्त हो, ये अभिशाप है। इसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। अनुराग जी, आइए भोजन करते हैं, कुछ बातें वहाँ भी कर लेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कई सवालों के जवाब सीधे दिए, लेकिन बहुत से सवालों को वो टाल गए। जिनका जवाब नहीं देना था वो मुस्कुरा कर रह गए, ये उनकी अदा है। वो तमाम सारी चीज़ों का बड़ा सहजता से जवाब भी देते हैं और कई बार टाल भी देते हैं। आज बहुत से सवाल ऐसे थे जो शायद हमला करने वाले थे, तीखे सवाल थे, कहीं ना कहीं चुभने वाले सवाल थे, और इन सवालों को नरेंद्र सिंह जी ने मुस्कुरा कर टाल दिया। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।